दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साकिब क्लास में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टोटल 20 नंबर का प्रश्न। आज की इस वीडियो से आपका टोटल 20 नंबर पक्का होगा। अगर आप चाहे कुछ पढ़े हो या ना पढ़े हो, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक से आज की इस वीडियो में मैं आपका 20 नंबर पक्का कराने वाला हूं। आज की इस वीडियो में आपको गद्यांश और पद्यांश हल करने की शानदार ट्रिक बताऊंगा। आप कुछ भी ना पढ़े हो फिर भी आपका 20 नंबर आज की इस वीडियो से पक्का होगा। आज की इस वीडियो में आपको गद्यांश, जो आप देख सकते हैं ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तीसरे नंबर पर प्रश्न आपसे पूछा जाता है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4 ये दोनों हम आपका क्लियर कराने वाले हैं आज की इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको गद्यांश और पद्यांश के लिए कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी 100% गारंटी है। तो चलिए देर किस बात की, आज की इस वीडियो को शुरू से हम लोग शुरू करते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको गद्यांश और पद्यांश दिया जाएगा कुछ इस तरीके से। तीसरे प्रश्न में गद्यांश होगा कुछ इस तरीके से, इसमें अथवा भी होता है, यानी दो गद्यांश आपको दिए जाएंगे। इन दोनों में से जो गद्यांश आपको आता हो वही गद्यांश आपको लिखना है। अब चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं। मान लीजिए आपने क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आया, जो गद्यांश आपको आ रहा था वो गद्यांश आपके पेपर में नहीं आया। अब एक गद्यांश आया है आपके पेपर में, अब इसमें आपको कुछ नहीं आता तो आप इसके प्रश्नों का उत्तर कैसे देंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले आप यहां से लेकर यहां तक इसको अच्छे तरीके से पढ़ लो। चलिए हम आपको पढ़ के बताते हैं। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था, सुंदरियों के असीम जनकारी, नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था, कोमल कपोलों पर कर्णावतंस के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधे पर से ही फूट उठता था। और इसके प्रश्न नीचे दिए गए। पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। संस्कृत के किस कवि ने अशोक को सम्मानित किया? अशोक पर फूल आने के संबंध में लेखक के क्या विचार है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, असीम जानकारी तथा कर्णावतंस के अर्थ लिखिए। अब इसका संदर्भ आपके क्वेश्चन में ही छुपा है, कैसे? ध्यान दो। मान लीजिए आपको कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, देखो सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी 21 पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है यही आपको लिखना है, ठीक है। देखो जब गद्यांश में अशोक शब्द आए या फिर फूल शब्द आए तो आपको समझ लेना है ये किस पाठ से है? अशोक के फूल से, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्लियर है। यहां पर देखो लिखा है घ में अशोक पर फूल आने के संबंध में लेखक क्या क्या विचार है। तो इसका गद्यांश कैसे लिखना है? सबसे पहले देखो बोर्ड एग्जाम की कॉपी में किस तरीके से लिखना है ये भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले देखो लिखना आपको प्रश्न उत्तर संख्या 3, ठीक है। उसके बाद संकेत जरूर आपको डाल देना है। संकेत डालने से क्या होता है, एग्जामिनर समझ जाएगा आप इस गद्यांश का कर रहे हो या फिर इस गद्यांश का कर रहे हो, ठीक है। तो संकेत में आप शुरुआत के 2 वर्ड लिख दो और लास्ट के 2 वर्ड लिख दो। जैसे अशोक को जो सम्मान यहां से फूट उठता था, ठीक है, इतना क्लियर है। अब संदर्भ में देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको कुछ नहीं आ रहा है कि इसके लेखक कौन है, तो आप यहां पर कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपका अशोक के फूल वाला सही रहेगा तो 1 नंबर आपको यहां पर जरूर मिलने के चांसेस है, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्लियर है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अब देखो दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी यहां पर जो ये रेखांकित जो रेखाएं नीचे लाइनिंग बनी है उसकी ही व्याख्या करनी है, ना कि पूरे पैराग्राफ की, ठीक है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आप इस तरीके से हेडिंग डालेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे एक एक लाइन छोड़कर, इसमें थोड़ा गैपिंग ज्यादा होनी चाहिए ताकि दिखने में आपका अच्छा दिखे, ठीक है। तो आपको हेडिंग डाल देना है रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद लिखना है, देखो सिर्फ इसका लिखना है, ठीक है। देखिए सुंदरियों के असीम जनकारी, नुपुर वाले चरणों की मृदुआघात से वह फूलता था, कोमल कपोलों पर कर्णावतंस
के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता। बहुत सिंपल है। देखो, अशोक के फूल की सुंदरता के कारण, ये को आपको लिखना है, अशोक के फूल की सुंदरता के कारण सुंदरिया यहाँ पर है, सुंदरिया उन्हें अपने कानों में, ठीक है, अपने कानों में का आभूषण बनाती है। यानी सुंदरियां जो अशोक का फूल है उसे अपने कानों का आभूषण यानी कानों में पहनती हैं। यह कर्ण फूल जब उनके गले में झूलता है यानी ये जो फूल है जब उनके गले में झूलता है तो वह और अधिक सुंदर दिखने लगती है, यानी उनकी सुंदरता को 100 गुना बढ़ा देता है, यानी वो और अधिक सुंदर दिखने लगती है। बहुत ही सिंपल में हमने लिखा है, ठीक है, एक ही बार में आपको याद होने वाला है। रेखांकित अंश की व्याख्या बहुत ही सिंपल है। अशोक के फूलों की सुंदरता के कारण सुंदरियां उन्हें कानों का आभूषण बनाती हैं और यह कर्णफूल जब उनके गले में झूलता है तो वो और अधिक सुंदर दिखने लगते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो उत्तर गा में आपको ले चलते हैं। देखिए, संस्कृत के किस कवि ने अशोक को सम्मानित किया? तो यहाँ पर सिंपल आप देख सकते हैं, अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला, बिल्कुल सिंपल है। या इसमें आप लिख देंगे संस्कृत के महाकवि कालिदास ने अशोक के फूल को सम्मानित किया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? असिन जानकारी। देखिए, अशोक पर फूल आने के संबंध में लेखक के क्या विचार है? यानी अशोक पर फूल जो आता है उसके संबंध में लेखक क्या कहना चाहता है, इसको लिखना है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको कुछ नहीं आ रहा, जिसको आता होगा वो इस तरीके से लिखेगा। अशोक पर फूल आने के संबंध में लेखक कहता है कि अशोक पर तभी फूल आते हैं जब कोई अत्यंत सुंदर युवती अपने कोमल और संगीत में चरणों से उस पर प्रहार करती है। तो मान लीजिए आपको कुछ नहीं आ रहा है इसमें, तो आप कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो आप पहले उत्तर घाय इस तरीके से हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे अशोक पर फूल आने के संबंध में लेखक कहता है या लेखक हमें बताता है। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर बीच में से यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपको उठाना है और यहाँ तक छाप देना है। ठीक है, मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं आ रहा, तब अगर आता होगा तो अच्छे तरीके से बना कर लिखना। इतना छापने के बाद उसके बाद लिख देना लास्ट में, लेखक इसी प्रकार अशोक के फूल के संबंध में लेखक के यही विचार है। लास्ट में आपको लिख देना है कि लेखक के यही विचार हैं अशोक के प्रति। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो अगला अंगा वाला प्रश्न है, असिन जानकारी तथा कर्णावतंस के अर्थ लिखिए। असिन जानकारी, ठीक है, इसका अर्थ होता है अनुरागोत्पादक। ठीक है, और कर्णावतंस का अर्थ होता है कर्णफूल। तो आपको कॉपी भरने के लिए क्या करना है मैं आपको बता दूं, ऊपर लिख देना प्रस्तुत गद्यांश में अर्थ। अब असिन जानकारी ये दोनों एक ही लाइन में हो सकता था, लेकिन इस तरीके से लिखोगे तो ज्यादा अच्छा दिखेगा। ठीक है, अब चलिए अब आपको लिए चलता हूं प्रश्न संख्या 4 पर। इस तरीके से आप गद्यांश को हल करेंगे जैसे मैंने बताया है तो एग्जामिनर 10 में 10 नंबर आपको पूरे देगा। इसकी 100% गारंटी है। 10 में 10 नहीं मिला तो 8 नंबर की गारंटी मैं लिख कर देता हूं आपको। ठीक है, अब चलिए लिए चलता हूं आपको प्रश्न संख्या 4 पर। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी दिए गए जो पद्यांश है उनमें से किसी एक पद्यांश का आपको उत्तर देना है। देखिए यहाँ पर अथवा है, जो आपको आता हो उसी को लिखना। चलिए इसको हम हल करके आपको समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ऊपर आपको लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या 4। ठीक है, उसके बाद आपको संकेत लिख देना है मेरे प्यारे नव जलद से, मेरे प्यारे, उसके बाद लास्ट का लिख देना है तू सुना दे। इतना करने के बाद, इतना मेन चीज होता है, चाहे आपको कुछ आता हो या ना आता हो। अब उत्तर का पर देखिए, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। यानी राधा जी पवन दूतिका से अपनी विरह व्यतीत बताते हैं। ठीक है, आप देखिए उत्तर का में आपको संदर्भ लिखना है। ठीक है, तो लिखेंगे आप प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है। यानी ये जो पद्यांश मेरे भाई ये पवन दूतिका वाला है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको नहीं आता हो तो कैसे पता करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए
सब प्रश्नों को भी आपको पढ़ डालना है। देखिए प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेज दिया। अब यहाँ पर सिंपली आपको एकदम आसानी से पता चल गया कि ये पवन दूतिका चैप्टर से ही लिया गया है। इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय, लेखक नहीं होता इसमें रचयिता होता है, गलती मत करना। लेखक सिर्फ आप गद्यांश में लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे रचयिता या फिर इसके कवि आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपको लिखना है इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी हैं, या फिर आप हरियोध जी भी लिख सकते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय ना लिखकर आप लिख सकते हैं इसके रचयिता हरियोध जी हैं। ठीक है, पहला प्रश्न क्लियर है। अब दूसरा प्रश्न क्या है, पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा। तो पवन दूतिका द्वारा राधा जी ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आपको लिख देना है पवन दूतिका द्वारा राधा जी ने श्री कृष्ण जी को संदेश भेजा है। ठीक है, अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी जो रेखांकित अंश हैं सिर्फ उनकी व्याख्या करना है, यानी इस एक लाइन की आपको व्याख्या करना है। तो आपको लिखना उत्तर क्या, रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डाल देना। अब मान लीजिए इसमें कुछ आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप लिखना है राधा पवन से कहती हैं, इतना जरूर लिखना है। ठीक है, उसके बाद कहीं से, उसके बाद आपको, ठीक है, यहां मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपको एक अपाठित गद्यांश आता है। एक मिनट में बताता हूं आपको अपाठित गद्यांश। फिर आपको यहां से उठाना है, यहां से साइड से उठाना है और यहां तक आपको एक लाइन छाप देनी है। उसके बाद लिखना है, ठीक है, उसके बाद लिखना है इस प्रकार राधा जी श्री कृष्ण जी को सम्मानित करती हैं या श्री कृष्ण जी के बारे में कहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कृष्ण जी की बात, इस शब्द इसमें लगभग 5 से 6 बार आना चाहिए, तब एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न भी क्लियर है। अब देखिए खा वाला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है। यानी इस पद्यांश में श्री कृष्ण का वर्णन किस प्रकार किया गया है, चलिए इसको बताते हैं। देखिए मान लीजिए इसमें भी आपको कुछ नहीं आ रहा है, तो सिंपल आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण की सुंदरता में राधा कहती हैं। इतना लिखने के बाद अब आपको वही वाला काम करना है जो पहले किए थे। फिर आपको उस यहां से उठाना, ठीक है, स्वास्थ्य से उठाना है और आपको निर्णय लिया होगा, यहां तक लिख देना है। फिर आपको लास्ट लिखना है इस प्रकार उनकी सुंदरता का वर्णन किया है। ठीक है, अब देखिए अगर आपको आ रहा है तो किस तरीके से लिखेंगे ये मैं आपको बताता हूं। देखिए आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण की सुंदरता में राधा कहती है नवीन बादल से शोभायमान शरीर वाले और कमल की तरह कोमल आंख श्री कृष्ण जी की है, इस प्रकार उनकी सुंदरता का वर्णन किया है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या अंगा वाला है, प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस तथा उसका अस्थाई भाव लिखिए। यानी अस्थाई भाव, देखिए रस इसमें क्या है, इसमें शोक का वर्णन किया गया है, यानी दो प्रेमियों के बीच बिछड़ जाने पर उनके शोक का वर्णन है। तो यहाँ पर कौन सा रस होगा, यहाँ पर रस हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस। यानी जब प्रेमी एक दूसरे से बिछड़ते हैं तो वियोग श्रृंगार रस होता है, और जब एक दूसरे से मिलते हैं तो संयोग श्रृंगार रस होता है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है रस वियोग श्रृंगार रस और अस्थाई भाव दुख या फिर शोक। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप गद्यांश और पद्यांश को हल करते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कोई भी एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा और आपको पूरे नंबर देगा। तो आपको इस तरीके से हल करना है जैसा मैं आपको आज की इस वीडियो में बताया हूं, और मेरे साथ अब बने रहना। बचे हुए कुछ दिनों में हिंदी की पूरी तैयारी ऐसी कराऊंगा जैसी आपने साल भर में तैयारी नहीं की है। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी सब्सक्राइब करें साकिब क्लासेस चैनल को और अपने दोस्तों में इसे तुरंत शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।